हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बंधक का 5वां भाग। क्यों ना हो, देवर की चिंता तो करनी ही पड़ती है। ठीक कहती हो, जगमोहन मुस्कुराकर बोला। सोहन लाल ने तुम्हें अच्छी पट्टी बढ़ाई है। पट्टी? नानिया ने मुंह बनाया। तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, मेरे पति को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं ही तो कह रहा हूँ। ये बताओ कि शादी के लिए तैयार हो, लड़की ढूंढूं क्या? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? नानिया हड़बड़ाई। मेरी आज़ादी तुम्हें चुभती है? जैसे सोहनलाल तुम्हारे खूंटे से बन गया, तुम चाहती हो कि मैं भी किसी के खूंटे से बन जाऊं और सोहनलाल की तरह दिन भर हाँ में हाँ मिलाते हुए रात आने का इंतज़ार करता रहूं? क्या कहा तुमने? शरीफ मर्द ऐसे ही होते हैं, महाहरामी महाकमीने। सबसे ज़्यादा घटिया होते हैं वे। शादी कराकर आदमी और भी कमीना हो जाता है और दाएं बाएं झांकता है। यही उसकी ज़िंदगी रह जाती है। मैं आज़ाद हूँ और आगे भी आज़ाद रहूँगा। सोहन लाल ने खुद को तुम्हारे दरवाजे पर बांध लिया और अब ये चाहता है कि मैं भी किसी के दरवाजे पर खूंटा बांध। सुन लिया तुमने? नानिया तीखे स्वर में कह उठी। ये तुम्हारे बारे में क्या ख्याल रखता है? सोहन लाल ने बेचारों की तरह सिर उठाकर नानिया को देखा। तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं, जगमोहन ने कहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये घटिया इंसान है जो औरत को खूंटा कहता है, शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक उड़ाता है? ये तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने ही शादी की है, देवराज चौहान ने ना की हो। नानिया हाथ नचाकर बोली। जगमोहन शादी कर रहा है? सोहनलाल ने भोलेपन से कहा। मैं तेरी गर्दन काटने की सोच रहा हूँ, जगमोहन ने खा जाने वाले स्वर में कहा। मेरी गर्दन तुम्हारे किस काम आएगी? सोहनलाल के चेहरे पर मासूमियत के भाव थे। साले, मेरे साथ ठगी जैसे काम करता है, औरत को आगे करके पीछे हो जाता है। खुद शादी करके फंस गया तो अब मुझे भी फंसाना चाहता है। ये तेरे को शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि औरत के पल्लू से बंधने जा रहा है। मैं तो औरत ऐसी ही होती है, सोहनलाल ने भोलेपन से कहा। मुझे मालूम है, तभी तो मैं शादी नहीं करता, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा और खड़ा हो गया। तुम सच में कमीने हो, बहुत ही घटिया। खैर कोई बात नहीं, भगवान ने सबके लिए एक बनाई है। तुम्हारे जैसी कोई घटिया लड़की भी बना रखी होगी। मैं ढूंढ लूँगी उसे। अब आराम से बैठ जाओ। बैठ जाऊँ? हाँ देवर जी, बैठ जाओ। अभी तुमने बिल भी देना है, ये डिनर तुम्हारी तरफ से था, नानिया प्यार से बोली। जगमोहन ने खा जाने वाली नज़रों से दोनों को देखा। तुम दोनों ने मेरी शाम का सत्यानाश कर दिया। देख लिया? नानिया ने सोहनलाल को देखकर कड़वे स्वर में कहा। इसे तो इस बात का भी लिहाज नहीं कि भाभी सामने बैठी है, कम से कम ठीक शब्दों का इस्तेमाल करूं। मैं तो इसका भला चाह रही थी, इसकी शादी कराकर। और ये कहता है कि तभी जगमोहन पलटकर एक तरफ जाने लगा। तुमने बिल देना है, नानिया ने पुनः कहा। जानता हूँ, आ रहा हूँ वापस, कहने के साथ ही जगमोहन एक तरफ बढ़ता चला गया। नानिया ने गहरी सांस लेकर सोहनलाल से कहा। ये नहीं मानने वाला, शादी नहीं करेगा। मुझे तो पहले ही पता था, सोहनलाल ने सिर हिलाया। तो फिर तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं उसे शादी के लिए? हमने कोशिश की थी परंतु बात नहीं बनी। शादी के नाम से देखा तुमने, उखड़ गया था, जैसे मैं इसे जहर खाने को दे रही हूँ। कभी कभी तो मुझे शक होता है। किस बात का? ये मर्द भी है या नहीं? चुप रहो, बात को आगे ज़्यादा मत बढ़ाओ। वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा ये सुन लिया तो। मैं जानती हूँ उसने ऐसा किया तो तुम उसकी टांगें तोड़ दोगे। वो मुझे भी बाहर फेंक देगा। डरते हो तुम मुझसे? नानिया ने सोहनलाल को घूरा। तुम्हारे होते मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अब तुम चुपचाप रहो। अब उससे शादी की बात मत करना। बात मेरी जूती भी ना करे। हाँ, सोहनलाल मुस्कराया। अब तुमने ठीक बात कही। 5 10 20 मिनट बीत गए। जगमोहन वापस ना लौटा। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और जेब से नोट बाहर निकाले। क्या कर रहे हो? नानिया ने पूछा। बिल देने की तैयारी कर रहा हूँ, जगमोहन खिसक गया है। सोहनलाल शांत स्वर में बोला। तो ये है तुम्हारी पहचान वाले? डिनर के लिए बुलाते हैं और खुद खा पी कर खिसक जाते हैं। कमीना है जगमोहन, घटिया है। मेरा बस चले तो मैं इसे गोली मार दूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त इतने घटिया हैं। नानिया का चेहरा गुस्से से भरा पड़ा था। दोबारा मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। एक बार मेरे सामने आ जाए तो मजा चखा दूंगी। मैं दिल्ली, शुक्रवार 21 तारीख, सुबह 11 बजे देवराज चौहान ने अग्रवाल के उन्हीं दोनों आदमियों को फ़ोन किया। हेलो, कानों में आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान। ओह तुम? अग्रवाल ने मेरा 3 करोड़ तुम्हें दिया मुझे देने को, देवराज चौहान ने पूछा। नहीं तो? उस दिन के बाद अग्रवाल साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई। अग्रवाल का नंबर दो। नंबर? उन्होंने तो पहली पत्नी के चक्कर में फ़ोन बंद कर। उसकी नई पत्नी का नंबर दो, उसके द्वारा ही उस दिन तुमने अग्रवाल से बात की थी। वो पागल सी है, उससे तुम क्या बात। नंबर दो। उधर से नंबर बता दिया गया।
देवराज चौहान ने उसका दिया नया नंबर निकाला। बैल हुई, फिर औरत की आवाज़ कानों में पड़ी। कौन है? अग्रवाल से मेरी बात कराओ। मैं देवराज चौहान बोल। यहाँ कोई अग्रवाल नहीं है, तुमने गलत नंबर। अग्रवाल को मेरा नाम बताओ, बाकी बातें वो तुम्हें समझा देगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यहाँ कोई अग्रवाल नहीं। एक बार उसे मेरा नाम बता दो, वो मुझसे बात ज़रूर करेगा। तुम अपनी तरफ से कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। चंद पलों के लिए फ़ोन पर खामोशी छा गई। फिर अग्रवाल की आवाज़ कानों में पड़ी। माफ़ करना देवराज चौहान, ये तो मैं नहीं जानती, इसलिए मेरा 3 करोड़ दो, मैं जाऊँ। इस तरह की छोटी मोटी वसूली मैंने और भी कई लोगों से करनी है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, देवराज चौहान ने कहा। पैसा देना अभी मेरे लिए संभव नहीं। अग्रवाल के स्वर में मजबूरी के भाव थे। क्यों? मैंने तुम्हें उस दिन ही बताया था कि मेरी पहली पत्नी सुमित्रा ने मेरे सब ऑफिसों पर कब्जा करके वहां ताला लगा दिया है। हर उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया जहां मेरा पैसा पड़ा है। वो सोचती है कि मैं अपना पैसा नई पत्नी को ना दे दूं। मुझे मेरा पैसा दो। मैं अभी सामने नहीं आ सकता। सुमित्रा बहुत गुस्से में। मुझे मेरा 3 करोड़ चाहिए अग्रवाल। इसी काम पर मेरे 6 दिन खराब हो चुके हैं, अब और नहीं। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। अग्रवाल की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। ठीक है, तुम मेरी पत्नी से पैसा ले लो, उससे मेरी बात करा देना। उसे ग्रेटर कैलाश वाले ऑफिस में बुला लो। वहाँ की तिजोरी में पैसा पड़ा है, परंतु उसे खोलने का नंबर वो नहीं जानती। मैं उसे नंबर बताकर तुम्हें 3 करोड़ देने के लिए कह दूंगा। अपनी पत्नी का फ़ोन नंबर बताओ। उधर से अग्रवाल ने बताया। देवराज चौहान ने अग्रवाल की पत्नी सुमित्रा को फ़ोन किया। मैंने सुना है कि तुम अपने पति को तलाश कर रही हो, उससे बात करना चाहती हो। तुम कौन हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ, उस कमीने ने बुढ़ापे में पहुंचकर मुझे धोखा दिया। किसी भूतनी से शादी कर ली है। सुमित्रा का जला भुना स्वर कानों में पड़ा। तुम मुझे अग्रवाल के ग्रेटर कैलाश वाले ऑफिस में मिलो, मैं अग्रवाल से तुम्हारी बात करा दूंगा। ये बात है तो मैं अभी आती हूँ। देवराज चौहान अग्रवाल के ग्रेटर कैलाश वाले ऑफिस में पहुंचा तो सुमित्रा को वहां मौजूद पाया। सुमित्रा 55 बरस की मजबूत कदकाठी की औरत थी। साड़ी पहनी हुई थी उसने। सोने और हीरो के गहनों से लदी हुई थी, परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर नाराज़गी भरी हुई थी। उसके अलावा ऑफिस में कोई और नहीं था। देवराज चौहान को देखते ही वो कह उठी। तुमने फ़ोन किया था मुझे? हाँ। आप बैठिए, फिर बात करते हैं। सुमित्रा बैठते हुए व्यंग भरे स्वर में कह उठी। तो मेरे पति ने तुम्हें मेरे पास भेजा है बात करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनसे मेरी बात कराने को कह रहे थे? हाँ, मैं कराऊँ मेरी बात? वो जले भुने स्वर में बोली। मैं भी तो देखूं कि ठरकी बूढ़ा क्या कहता है। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला। आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्यों ना हूँ, इस उम्र में भी उसे चैन नहीं, और तीसरी शादी कर। तीसरी शादी? हाँ, कुत्ता है, हमेशा सूंघने की आदत से परेशान रहता है। इसने कभी भी मुझे चैन से नहीं रहने। आप बेवजह परेशान हैं। वो कैसे? इस उम्र में औरत का पति उसका पैसा होता है। आपके पास पैसे की कमी नहीं। मुझे पता चला है कि आपने उसकी हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है। उसकी हालत ये हो गई है कि मुझे देने को भी उसके पास पैसा नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। इसने पहले जिससे शादी की थी, बहुत मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया था। कहता था फिर ऐसा नहीं करूँगा, और अब फिर। आप मज़े से रहिए, वह जो भी करता रहे, परवाह मत कीजिए। बच्चे हैं आपके? 3 हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। फिर तो आपको नाराज़ होना ही नहीं चाहिए। 2-4 महीनों में अग्रवाल वापस आ जाएगा, तब मैं उसका क्या करूँगी? जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी घिस घिसा के आ जाएगा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी। अगर अब की बार वो घर आया तो बर्तन मजवाऊंगी उससे। वो कमीना इसी लायक है। मैं भी देखूंगी कि इस बार बचता कैसे है। देवराज चौहान खामोश रहा। तुम बात कराओ मेरी उससे। फ़ोन पर बंद कर रखा। मेरा नाम देवराज चौहान है। मैंने अग्रवाल से 3 करोड़ रुपया लेना। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं अग्रवाल से बात करा रहा हूँ। ये बात आपको वो कह देगा। तुम उसके खर्चे पाने के लिए 3 करोड़। मेरा अग्रवाल की ज़िंदगी को कोई मतलब नहीं। ये 3 करोड़ मैंने उससे लेना। मैं नहीं दूंगी। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देने को अग्रवाल कहेगा। ये पैसा अग्रवाल का है और इसी ऑफिस में है। ऑफिस में? सुमित्रा ने देवराज चौहान को देखा। तिजोरी में। मैं तिजोरी का नंबर नहीं जानती, सुमित्रा उखड़े स्वर में बोली। अग्रवाल फ़ोन पर तिजोरी खोलने का नंबर बताएगा। तो तुम्हें तिजोरी के बारे में उसने ही बताया? हाँ। तुम हो कौन? देवराज चौहान, डकैती मास्टर। डकैती मास्टर? सुमित्रा चौंकी। तुम वो देवराज चौहान हो? मैंने तुम्हारा नाम सुन रखा है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला। बात कराओ अग्रवाल से। हाँ, जरा उस कमीने की आवाज़ तो सुन लूँ। उसकी आवाज़ पुनः तीखी हो गई। देवराज चौहान ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। औरत की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, अग्रवाल से बात कराओ। अगले ही पल अग्रवाल की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान? हाँ, तुम्हारी पत्नी मेरे सामने खड़ी है।
तिजोरी कॉम्बिनेशन नंबर इसे बता दो और 3 करोड़ देने के लिए बोल दो। तभी सुमित्रा ने देवराज चौहान के हाथों से मोबाइल झपटा और कान में लगाती गुर्रा उठी। तुम उस भूतनी से शादी करके छिपे क्यों बैठे हो? मर्द हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नई औरत का स्वाद कैसा होता है। तुम इतने गंदे इंसान हो कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। वैसे भी हर कोई तुम्हारी शादी की बात सुनकर थू थू कर रहा। वो बोलती रही, अपना सारा गुबार बाहर निकालती रही। देवराज चौहान खामोशी से बैठा रहा। सुनकर भी वो इन बातों को नहीं सुन रहा था। 10 मिनट लगे सुमित्रा को हल्का होने में। अब वो थक गई लगती थी, जैसे चैन मिल गया हो। मैं तुम्हारा ही हूँ सुमित्रा। अग्रवाल को बोलने का मौका मिला। तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो जैसे कुत्ते को मैं अब मुंह लगाऊं तो तब कहना, सुमित्रा गुर्राई। मैंने शादी नहीं की, वो तो यूं ही। मैं भी यूं ही किसी की गोद में जाकर बैठ जाऊं तो तुझे कैसा लगेगा साले कमीने? तूने पहले भी ऐसा किया था। बहुत मुश्किल से मैंने तेरे को उस औरत से छुटकारा दिलाया था, और अब फिर तूने गंदगी डाल दी। अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरे को तू नाराज़ क्यों होती है? मैं तेरा ही हूँ। तू कहे तो मैं अभी घर आ जाता। खबरदार जो घर की तरफ कदम भी उठाए। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। सुमित्रा दहाड़ी। देवराज चौहान को 3 करोड़ देना है? हाँ, इतना पैसा रखा है तिजोरी में? वहाँ 22 करोड़ पड़ा है। फिर तो मेरे मजे हैं बुड्ढे। तेरी तो ज़रा भी ज़रूरत नहीं मुझे। नंबर बता तिजोरी का। उधर से अग्रवाल ने तिजोरी का नंबर बताया। शादी की बधाई हो, ऐश कर, सुमित्रा ने कड़वे स्वर में कहा और फ़ोन बंद करके देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। तुम ठीक कहते हो, मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ मज़े से ज़िंदगी बितानी चाहिए, सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा। अब मैं ऐसा ही करूँगी। आज तक मैं गलत इंसान पर भरोसा करके उसके साथ रहती रही। तुम यहीं बैठो। सुमित्रा ऑफिस के पीछे लगे दरवाजे की तरफ बढ़ते बोली। मैं अभी तुम्हें 3 करोड़ लाकर देती हूँ। 10 मिनट बाद ही देवराज चौहान 3 करोड़ का ब्रीफकेस थामे अग्रवाल के उस ऑफिस से बाहर निकल रहा था। पाकिस्तान का शहर दाऊद खेल, सोमवार 24 तारीख दोपहर 1 बजे। पिछले 13 दिनों से यहाँ मौजूद थे शाहिद खान, असलम, आबू, सैफ, अदनान, नवाब, नदीम, मिर्ज़ा और बशीर। साथ में हर पल रहा था अली। अली बीच बीच में 3 बार बाहर अवश्य गया था, परंतु वो 10 लोग भीतर ही रहे थे। उनके खाने पीने का वहाँ बढ़िया इंतज़ाम था। उसकी सेवा में वहाँ कई लोग मौजूद थे जो कि उनकी भरपूर सेवा करके उन्हें खुश रख रहे थे। वहाँ उन सबको अपनापन और प्यार मिल रहा था। इन 13 दिनों में अली ने इन्हें दिल्ली की सड़कों के नक्शे के बारे में बताया था। सीडी लगाकर टीवी पर दिल्ली के दृश्य उन्हें सैकड़ों बार दिखाए थे। साथ ही अली उन्हें समझाता भी रहा था कि कौन सी जगह का क्या नाम है और वो क्या महत्व रखती है, सुरक्षा के इंतज़ाम क्या क्या है। अली ने सारा काम इस ढंग से किया था कि दिल्ली का नक्शा उन सबके मस्तिष्क में बस चुका था। इस काम में पूरे 13 दिन लगे थे। इस दौरान अली ने उनका टेस्ट भी लिया था कि दिल्ली के नक्शे को वो समझ पाए हैं या नहीं। टेस्ट में सब पास हो गए थे। अली ने उन्हें 5 उन जगहों के बारे में खास तौर से दिखाया था, समझाया था, जो उन लोगों का निशाना बननी थी। उन जगहों के आसपास के बारे में घोट घोट कर बार बार बताया था। कुछ ही देर में सबको लंच मिलने वाला था। वे इस समय एक ही कमरे में थे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जब वे यहाँ पहुँचे थे तो एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, परंतु इन 13 दिनों में जैसे वो पक्के यार बन गए थे। उनमें झिझक नाम की कोई चीज़ ना रही थी। तभी दरवाज़ा खुलकर अली ने भीतर प्रवेश किया। वे सब चुप होते चले गए। नज़रें अली पर जा टिकी। अली मुस्कुरा कर कह उठा, क्या हाल है मेरे दोस्तों? मुझे फ़ख्र है तुम लोगों पर। मैंने जो पाठ पढ़ाया वो सब तुम सबको याद हो गया। इस तरह याद हो गया कि लाहौर और दिल्ली की सड़कों के बारे में एक समान जानकारी है तुम लोगों को। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं दिल्ली से लौटा हूँ। सैफ ने हंसकर कहा। ठीक कहा तुमने, परंतु दिल्ली और लाहौर में एक फ़र्क है। बोलो क्या? अली ने कहकर सबको देखा। सबकी निगाह अली पर जा टिकी। खामोशी सी आ ठहरी वहाँ। नहीं मालूम, इनकार में कई सिर हिले। मैं बताता हूँ। एकाएक अली गंभीर नजर आने लगा। इसी फ़र्क ने हमारा जीना हराम कर रखा है। यही वो फ़र्क है जिसके लिए ऊपर वाले ने हमें इस लड़ाई पर जाने को कहा। क्या फ़र्क है? नवाब बोला। फ़र्क यह है मेरे दोस्तों कि लाहौर में हमारे दोस्त भाई रहते हैं, हम वतन रहते हैं, हम जैसे ही लोग रहते हैं, परंतु दिल्ली में हिंदुस्तानी रहते हैं, हमारे पक्के दुश्मन रहते हैं, हमारा खून पीने वाले रहते हैं। बात कश्मीर की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है, जो कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु हमसे बेईमानी करके ज़मीन का छोटा टुकड़ा हमें दे दिया और बाकी सारी ज़मीन को हिंदुस्तान का नाम दे दिया। हमारा छोटा सा देश और हिंदुस्तान इतना बड़ा हो गया, ये तो बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान हमारी ज़मीन हमसे छीनकर हम पर ही वार करता है। याद रखो, एक एक हिंदुस्तानी हमारा दुश्मन है।
यही वजह रही कि पाकिस्तान में आज तक जो जो भी हुक्मरान हुआ वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहा। जो भी सरकारें बनी उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया, बल्कि तल्ख लहजे में बात की। क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे हक मारे हैं, हमारी ज़मीनें छीनी हैं, हमारी ज़मीनें लेकर ही वो बड़ा बना है। इतना इतनी ज़्यादती सही है हमारी, पुश्तों नहीं उसे बयान कर पाना भी संभव नहीं है। बहुत दुख होता है वो सब सोचकर। जब पुरानी बातों की याद आती है तो दिल जल उठता है। जब तक भारत को हम सबक नहीं सिखा देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम अपना हक वापस लेकर रहेंगे दोस्तों। हाँ, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बशीर आवेश में कह उठा। हम दिल्ली को जीत कर दिखा देंगे। मिर्ज़ा और भी तेज स्वर में कह उठा। शाबाश। अली का स्वर उत्साह से भर गया। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जब दिल्ली से लौटो तो पूरा पाकिस्तान तुम लोगों के स्वागत में आंखें बिछाए बैठा हो। ये तभी होगा जब तुम लोग दिल्ली जाकर अपने काम को पूरी तरह अंजाम दो, भारत को सबक सिखा दो, उन्हें समझा दो कि हमारी तरफ उंगली उठाई तो हम हाथ उठाएंगे। आप ये बताइए कि दिल्ली जाना कब है? नदीम दांत भींचे कह उठा। बहुत जल्द। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हमारी जंग शुरू होने में। सब कुछ तो तैयार है। दिल्ली में हमें इन्हीं 5 जगहों को निशाना बनाना है जो सिटी में हमें दिखाई गई हैं। आबू ने पूछा। अली से लहराकर कह उठा। इस ऑपरेशन का लीडर दिल्ली में बैठा है, वो जो कहेगा वही होगा। अभी तक उसने इन्हीं 5 जगहों का चुनाव किया है। अगर योजना में कोई बदलाव होगा तो उस बारे में लीडर तुम लोगों को तब बताएगा जब तुम लोग दिल्ली पहुंच जाओगे। मुंबई हमलों में भी जगहों का चुनाव लीडर नहीं किया था, उसी ने ही सब कुछ संभाला था। सरहद पार करके हिंदुस्तान पहुंचकर तुम सब लीडर के हवाले हो जाओगे। उसी के आदेश तुम लोगों को मानने होंगे। वो जो भी कहेगा करेगा, तुम सबके भले के लिए कहेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना और उसी पर चलना मिशन की सफलता के लिए ज़रूरी है। सब ध्यानपूर्वक अली की बातों को सुन रहे थे। याद रखो, हिंदुस्तान को सबक सिखाना है। मैं फिर कहता हूँ कि दिल्ली को अच्छी तरह समझाकर लौटो कि पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से भी ना देखे, वरना अंजाम इससे भी भयानक होगा। जब तुम लोग वापस आओगे तो पाकिस्तान के लोग तुम सबके स्वागत के लिए सरहद पर खड़े होंगे। हीरो बन जाओगे तुम सब पाकिस्तान के। आज तुम लोगों को कोई नहीं जानता, परंतु दिल्ली पर फतह करने के बाद जब वापस आओगे तो तुम लोगों की तस्वीरें अखबारों में छपेंगी। टीवी पर तुम बहादुरों को ही दिखाया जाएगा और तब हिंदुस्तान अपना माथा पकड़कर रो रहा होगा। लेकिन वो गलती मत करना जो मुंबई हमले के लोगों ने कर दी थी। कैसी गलती? खान कह उठा। उन्होंने बंधक बनाकर नहीं रखे। अली ने हाथ उठाकर कहा और सबको देखने लगा। सब कुछ उन्होंने ठीक किया, परंतु मौके पर उन्हें घबराहट ने घेर लिया। योजना को भूल गए थे वे। खुद को बचाने के लिए लोगों को बंधक बनाकर रखना ज़रूरी है। मात्र 1-2 नहीं, कम से कम 15-20 बंधक तो होने चाहिए कि भारत सरकार पर दबाव पड़े। 2-4 बंधक होंगे तो भारत सरकार उन्हें अनदेखा कर देगी। हालात कैसे भी हों, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर चलो। हमें बंधक की ज़रूरत है। बेशक लाशें मत बिछाओ, परंतु 15-20 बंधक ज़रूर पास में होने चाहिए। वो बंधक तुम लोगों की सुरक्षा की गारंटी होंगे। हमारा मिशन भी तभी सफल होगा जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बंधक होंगे, नहीं तो मुंबई हमलों की तरह सब कुछ बेकार चला जाएगा। बंदूकों का क्या क्या इस्तेमाल होगा? अदनान ने पूछा। अच्छा सवाल पूछा है, अली ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं बताता हूँ कि हमारा असली काम तो तभी शुरू होगा जब तुम लोग बंधक बनाकर अपने पास रख लोगे। कुछ पल ठिठक कर अली उन सबके चेहरे पर नजरें दौड़ाता रहा, फिर क्या उठा। हमारे खास साथी दोस्त जो कि पाकिस्तान के लिए जान की बाजी लगाते हुए भारत की पुलिस के हाथ लग गए, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। वो आज हमारे पास होते तो हमारे काम की रफ्तार बहुत तेज़ होती। अब तक हम हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ मिला चुके होते। उनकी कमी महसूस हो रही है हमें। भारतीय जेलों से उन सबको या कुछ को ही सही आज़ाद कराना है। तुम लोग दिल्ली में जब बंधक बना के रख लोगे तो तब मैं तुम लोगों से सैटेलाइट फ़ोन पर संपर्क करूंगा। उन सबको भारतीय जेलों से छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान सरकार से कैसे बात करनी है वो बताऊंगा। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि हिंदुस्तान को हमने नीचा दिखाना है। हमारे लोगों को भारतीय जेलों में बंद करके वो बड़ा नहीं बन सकता। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं कि पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ भारत में नकली अदालतें लगाई जाती हैं ताकि दुनिया ये देखे कि कानूनी कार्रवाई के बाद ही उन्हें फांसी की सज़ा दी गई है, जबकि ये बात भारत पहले ही तय कर लेता है कि उन्हें फांसी की सज़ा देनी है, परंतु दुनिया को कानूनी कार्रवाई करने का ड्रामा दिखाता है। इसी तरह हमारे 3 साथियों को भारत सरकार फांसी की सज़ा सुना चुकी है और वो जेलों में बंद अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु हम उन्हें बेमौत मरने नहीं देंगे, आज़ाद कराएंगे। तुम लोग जब बंधक बनाओगे तो मैं तुम्हें उन लोगों की लिस्ट दूंगा जिन्हें बंधकों के बदले भारतीय जेलों से छुड़ाया जाएगा। तुम वो लिस्ट हिंदुस्तान की सरकार को दोगे। सब होगा, लेकिन पहले दिल्ली पहुंचकर बंधक तैयार करो, तभी हम अपने मिशन में सफल हो सकेंगे। 10 के चेहरे पर आवेश स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था। वे अली की बातों से प्रभावित नजर आ रहे थे। हम हिंदुस्तान को सबक सिखा कर लौटेंगे, नवाब चीख कर बोला।
हम भारत से एक एक जाति का बदला लेंगे, शाहिद ने गुस्से से कहा। हम हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल करके रहेंगे। मिर्ज़ा गुर्रा उठा। अली ने उसी पल गरम लोहे पर चोट की। पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक, और हम हिमाचल भी पाकिस्तान में शामिल करेंगे। शिमला हमारा है। इन सब जगहों पर पाकिस्तान का हक बनता है और हिंदुस्तान उन पर कब्जा जमाए बैठा है। हमारे नक्शा नवीसों ने पाकिस्तान का नया नक्शा भी तैयार कर रखा है, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल शामिल है। अब तुम जाओ, आज दिल्ली जाओगे और भारत को सबक सिखाकर हरियाणा और हिमाचल तक का हक लेकर लौटोगे। हाँ, अदनान गुर्रा उठा। हम ऐसा ही करेंगे, ये करके रहेंगे। पाकिस्तान अब तुम सबके ही भरोसे है। सबकी आंखें तुम सब पर लगी होंगी। सब कुछ भूल जाओ, याद रखो कि हिंदुस्तान को सबक सिखाना है हमने। हरियाणा हिमाचल तक ज़मीन हमने वापस लेनी है, हटना नहीं है हमने। आखिरी दम तक अपने हक के लिए लड़ना है। हमारा मुकाबला हिंदुस्तानी नहीं कर सकते, वे कमज़ोर हैं। वे तभी अली का फ़ोन बजने लगा। अली पल भर के लिए ठिठका, गहरी सांस ली, जेब से फ़ोन निकालते बोला, पाकिस्तान की आशाएं अब तुमसे हैं। तुम लोग चाहो तो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हो। हम ऐसा करेंगे, बशीर ने कठोर स्वर में कहा। इस बार हम हिंदुस्तान को सबक सिखाकर ही रहेंगे, नदीम बोला। पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, असलम दृढ़ स्वर में वो कह उठा। फ़ोन बजे जा रहा था। अली ने फ़ोन की स्क्रीन पर आए नंबर को देखा और सबसे पुनः बोला, भूख बहुत लग रही है, आज मैं भी तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा। खाने के कमरे में पहुंचो, मैं भी वहीं आता हूँ। उसी पल फ़ोन बजना बंद हो गया। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द दिल्ली भेजा जाए, मिर्ज़ा क्या उठा। ज़रूर, तुम लोगों से ज़्यादा जल्दी मुझे है। सब काम पूरे हो चुके हैं, कभी भी तुम लोगों को यहाँ से रवाना किया जा सकता है। फ़ोन पुनः बजने लगा। खाने के कमरे में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ, कहकर अली बाहर निकला और एक अन्य कमरे में जा पहुँचा। अली ने फ़ोन पर बात की। कहिए जनाब, अली बोला। उन सबका क्या हाल है? उधर से आती आवाज़ फ़ोन द्वारा कानों में पड़ी। एकदम बढ़िया। तैयार किया उन्हें? तैयारी चल रही है जनाब। अली सतर्क भाव से बात कर रहा था। उसके मन में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरना है। वही जहर दिल्ली में अपना असर दिखाएगा। वही कर रहा हूँ। उन्हें बताओ कि काम पूरा करके उन्हें पाकिस्तान लौटना है। यही कहा है उनसे। जबकि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सच सिर्फ हम ही जानते हैं। उधर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। मैं जानता हूँ जनाब। उन्हें समझाओ कि हमें बंधकों की ज़रूरत है, तभी हम अपने साथियों को भारतीय जेलों से आज़ाद करा सकेंगे। कुछ ही देर में मैं उन्हें यही कुछ देर पहले मैं उन्हें यही समझा रहा था जनाब। उनके भीतर क्रूरता भर दो, उनके दिलों में मौजूद नर्म हिस्से को खत्म कर दो। ऐसा जहर भर दो हिंदुस्तान के लिए उनके मन में कि सोते जागते उठते बैठते वो सब हिंदुस्तान से बदला लेने की सोच है। सपनों में भी हिंदुस्तानियों को मारते रहें, तभी हमारा प्रोग्राम सफल हो सकेगा। मैं सब समझता हूँ जनाब, और यही कर रहा हूँ। इस बार मुंबई की तरह असफल नहीं होना है हमने। मुंबई के वक्त हमारे लड़कों ने हिंदुस्तान को 7 घंटों तक नचा के रखा था, परंतु इस बार हिंदुस्तान को लंबा नचाना है। कम से कम 10 दिन तो लगने ही चाहिए, ताकि हमारी ताकत दुनिया देख सके और हम भारतीय जेलों में बंद अपने साथियों को बंधकों के बदले छुड़ा सके। हमें इस बार जीतना होगा। हम ज़रूर जीतेंगे जनाब। मैं उन्हें पूरी तरह तैयार कर दूंगा जनाब। शाबाश। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जनाब। कहो। क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि हमारे लड़के काम के बाद वापस लौट सके? तुम क्या सोचते हो अली, कि मैं ये सब नहीं सोचता क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने जो कहा वो संभव नहीं है अली। इस बारे में मैंने लीडर से बात की थी। मैं भी चाहता था कि लड़के जिंदा पाकिस्तान लौट आए, तो इससे बड़ी हमारी दूसरी कोई जीत नहीं होगी। परंतु लीडर का कहना है कि लड़कों का वापस पाकिस्तान पहुंच पाना संभव नहीं। अलबत्ता बंधकों के बदले जेलों में बंद लोगों का पाकिस्तान पहुंच पाना आसान है। भारत सरकार स्वयं उन्हें सुरक्षा में सीमा तक पहुंचाएगी। उसके बाद हमारे लड़कों का बच जाना संभव नहीं रह पाएगा, परंतु तब उनके पास बंधक होंगे, उनके दम पर। सुनो अली, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जो तुम्हारे मन में है वो लड़कों को समझा दो। अगर वो लौट आते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। उन्हें फिर से किसी बहुत बड़े काम में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। ये काम तुम्हारे हवाले है कि उन लड़कों के भीतर हिंदुस्तान के लिए नफरत की आग जला के रखो। जब हिंदुस्तान, खासतौर से दिल्ली पहुँचे, तो जो भी करें उस आग में जलते हुए करें, तो वे बेहतर कर सकेंगे। जी। कितने दिन लगाओगे इस काम में? सिर्फ 4 दिन जनाब। बात खत्म हो गई। अली ने फ़ोन बंद किया और खाने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। शाम 4 बजे। अली टेबल के पीछे पड़ी कुर्सी पर एक फ़ाइल खोले बैठा था। फाइल में कुछ कागज़ लगे हुए थे। वो उन पर बारी बारी नज़र मार रहा था कि तभी नदीम ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया जनाब? आओ नदीम, बैठो। नदीम टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। अली ने एक कागज़ फाइल से निकाला और उस पर नज़रें दौड़ाता कह उठा, ये वो फॉर्म है जब तुमने संगठन में प्रवेश लेते वक्त इसे भरा था।
नदीम की नज़र अली पर जा टिकी। तुमने लिखा कि पैसा कमाने के लिए तुम संगठन में भर्ती होने जा रहे हो। जी, मैंने कभी पैसा नहीं देखा, नदीम बोला। मैं अपने पास बहुत पैसा चाहता हूँ, अपने माँ बाप को खुश कर देना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता कपड़ों की रिपेयर करके घर चलाते हैं। जी। 2 लाख भेज दो तुम्हारे पिता के पास, उनसे कहा जाएगा नदीम ने भेजा है। अली मुस्कुराया। 2 लाख उन्होंने भी कभी नहीं देखा, वो खुश हो जाएंगे। नदीम मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, जब तुम्हें सरहद पार कराई जाएगी तो उससे अगले दिन तुम्हारे पिता को पैसा दे दिया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नदीम खुश हो उठा। सैफ को मेरे पास भेज देना। जी। नदीम उठा और चला गया। 5 मिनटों में सैफ आ पहुंचा। बैठो सैफ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सैफ बैठ गया। अली एक कागज़ पर नज़रें दौड़ाता क्या उठा। तुमने जब संगठन में प्रवेश किया तो ये फॉर्म भरा था। इस फॉर्म में एक कॉलम है जिसमें उस इंसान को अपनी इच्छा लिखनी होती है कि वो क्यों संगठन में भर्ती हो रहा है। तुमने लिखा कि तुम पैसा कमाकर कश्मीरी लड़की से शादी करना चाहते हो। आपने सही कहा। सैफ मुस्कुरा पड़ा। अली ने फॉर्म से नज़र हटाकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, कश्मीरी लड़की से ही क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, वो मुझे पसंद है। बचपन से ही मेरा सपना रहा है कश्मीरी युवती से शादी करने का। तो ये बात है। अली ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कश्मीरी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा। सच? हाँ सच। तुम दिल्ली को दहलाकर जब पाकिस्तान लौटोगे तो कश्मीरी लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगा। तुम्हारे आने तक मैं लड़की को पसंद करके रखूंगा। वो तुम्हारे आने का इंतज़ार करती मिलेगी तुम्हें। उसे खुशी होगी कि वो तुमसे शादी कर रही है। वो क्यों जनाब? क्योंकि तुम हिंदुस्तान को सबक सिखा कर लौटे हो। हरियाणा और हिमाचल तक की ज़मीन को तुमने अपनी बहादुरी से पाकिस्तान में मिला दिया। तुमसे तो हर लड़की शादी करके खुश होगी। हरियाणा और हिमाचल की ज़मीन? सैफ कुछ हिचका। ऐसा संभव हो सकता है जनाब। क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग करोगे? अली हंसकर बोला। वो कैसे जनाब? ये बात अभी नहीं। उस वक्त सैटेलाइट फ़ोन द्वारा तुम्हें बताऊंगा जब तुम सबने बंधक रखा होगा दिल्ली में। आगे की प्लानिंग उस वक्त बताई जाएगी। पहले बंधकों तक का काम सफलतापूर्वक कर लो। हिंदुस्तानी बहुत बुरे होते हैं, उन्हें सबक सिखाकर ही पाकिस्तान लौटना सैफ। पक्का सबक सिखा देंगे, सैफ ने दौड़ सड़ में बोला। मेरे सबसे लाडले तुम हो, तुम पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अवश्य हिंदुस्तान को कड़ा सबक सिखाकर वापस आओगे। तब मैं कश्मीरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी ही नहीं, तुम्हें लाख रुपया भी दूंगा। संगठन में ही तुम्हें ओहदा भी दूंगा। दूसरे तुमसे पूछकर अपना काम किया करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सैफ खुश हो उठा। तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, बस मुझे ये पता लगना चाहिए कि दिल्ली में तुमने हिंदुस्तानियों को सबक सिखाया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपना मुंह तभी दिखाऊंगा जब हिंदुस्तान की अकल ठिकाने लगा दूंगा। शाबाश, मैं खुश हुआ तुम्हारी बात सुनकर। तुम जाओ और खान को मेरे पास भेज दो। सैफ चला गया। खान आया। अली के इशारे पर खान कुर्सी पर बैठ गया। कैसे हो खान? अली ने पूछा। बहुत अच्छा हूँ जनाब। खान ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करा दिया गया है। ओह, कब? खुशी से खान का स्वर कांपा। कल ही। ऑपरेशन सफल रहा। क्या तुम अपने घर पर फ़ोन से बात करना चाहोगे? घर पर तो फ़ोन है ही नहीं जनाब। उसकी तुम फिक्र मत करो। रात मेरा आदमी तुम्हारे घर पहुंचकर मोबाइल से मुझे फ़ोन करेगा, तब तुम्हारी बात करा दूंगा। जी जी। तुम संगठन में इसलिए भर्ती हुए कि तुम्हारे पास अपनी बीमार माँ के इलाज का कोई रास्ता नहीं था। तुम चाहते थे कि तुम्हारी माँ जीवित रहे और बदले में तुम संगठन की भरपूर सेवा करो। यही लिखा था तुमने अपने फॉर्म में? जी। मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, उसे सुख देना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन पर बहुत खर्चा आया, सारा पैसा संगठन ने दिया और तुम्हारी माँ को बचा लिया। मैं संगठन का एहसानमंद हूँ जनाब। मैं दिल से संगठन की सेवा करूँगा। दिल्ली में सबसे बढ़िया काम करके दिखाना। खान, मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं। मुझ पर भरोसा रखें। मैं हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पाकिस्तान के नाम से भी डरेगा। खान दांत भींचे क्या उठा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही कुछ करके रहोगे। अली शाबाशी वाले ढंग में मुस्कुराया। खान के चेहरे पर दृढ़ता नाचती रही। आज सुबह तुम्हारे पिता को 1 लाख रुपए दिया गया है ताकि वो आराम से रह सके। ये तो आपने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। ये हमारा फ़र्ज़ है। अब तुम दिल्ली में अपना फ़र्ज़ पूरा करके दिखाओ। याद रखो, जब तुम लोग दिल्ली में काम कर रहे होगे तो हर पाकिस्तानी की निगाह तुम पर होगी। तुमने हिंदुस्तान को खूब सबक सिखाना है। आप देखना मैं क्या करता हूँ। तुम जाओ और असलम को भेज देना मेरे पास। खान चला गया। असलम आ गया। अली के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हारा वो फॉर्म पढ़ रहा हूँ जो तुमने संगठन में भर्ती होते वक्त भरा था। असलम ने अली को देखकर सिर हिलाया। तुम बचपन से ही गुस्से वाले हो कि अब बड़े होकर ऐसे हो गए? अब गुस्सा ज़्यादा आता है, असलम क्या उठा। क्यों? पता नहीं साहब जी। 10 महीने पहले तुमने लाहौर में अपने पड़ोसी से झगड़ा किया, उसे छुरे से काट डाला। फिर तुम्हें पुलिस का डर लगा तो बचने के लिए संगठन में भर्ती होने आ गए। अली ने शांत स्वर में कहा। एक बात और भी है जनाब। क्या? मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। पकौड़े बेचने की रेडी लगाता है मेरा बाप।
वो चाहता है कि मैं भी रेडी लगाने लग जाऊं। घर की आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसे छोटे काम पसंद नहीं। असलम ने भारी स्वर में कहा। तो तुम कैसे काम करना चाहते हो? बड़े काम, जिनसे मुझे पैसा मिले। तुमने अपने फॉर्म में लिखा है कि तुम हर तरह के काम करने को तैयार हो, बशर्ते कि तुम्हें हर काम का ₹1,00,000 मिले। मैंने सच लिखा है। 1,00,000 के बदले मैं हर तरह का काम करूंगा, असलम दृढ़ स्वर में बोला। मैं जानता हूं तुम हर बड़े काम को पूरा कर दोगे। मैं खरा उतरूंगा जनाब। मालूम है मुझे। मेरी पार की नज़र धोखा नहीं खा सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। अली बोला। क्या? तुम्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। इस काम का तुम्हें 1,00,000 देंगे और वापस लौटने पर 5,00,000 और दिया जाएगा। 5,00,000? असलम के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। कुछ 6,00,000 हो गया? फिर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। असलम की आंखों में चमक थी। दिल्ली से वापस लौटने के बाद तुम्हें जो दूसरा काम करने को दिया जाएगा, उससे पहले 2,00,000 दिए जाएंगे और काम पूरा हो जाने के बाद 10,00,000 दिए जाएंगे। अली ने मुस्कुराकर कहा। बस कीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा। असलम का सर खुशी से कांप उठा था। हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे असलम। ओह जनाब, मैं हमेशा इसी तरह संगठन की सेवा करता रहूँगा। हर काम करूँगा जो मुझे कहा जाएगा। मुझे भरोसा है तुम पर। दिल्ली में ऐसा काम करना कि पूरा पाकिस्तान वाह वाह कर उठे। आप देखना असलम वहाँ क्या गुल खिलाता है। असलम का स्वर जोश से भर उठा। पहले दिया जाने वाला ₹1,00,000 तुम्हें अभी दूं या तुम्हारे घर पर भिजवा दूं? अभी नहीं, घर पर भी मत भिजवाइए। दिल्ली से लौटकर मैं आपसे इकट्ठा 6,00,000 ले लूँगा। असलम ने कहा। ठीक है, तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। दिल्ली में काम ऐसा करना कि तुम पाकिस्तान के हीरो बन जाओ। आप देखना तो सही। असलम जोश भरे स्वर में कह उठा। सबसे ज़्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। तुम संगठन के हीरा हो, हीरा। हमें दिल्ली जल्द भेज दीजिए। असलम व्याकुल स्वर में कह उठा। अभी तुम सबको कई बातें समझानी है। 3-4 दिन और लगेंगे, सब्र रखो। हिंदुस्तान को सबक सिखाने का तुम्हारे पास भरपूर वक्त होगा, मौका होगा। तब तुम अपनी दिली हसरत पूरी करना। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अली के होठों पर मुस्कान छाई हुई थी। अब तुम नवाब को मेरे पास भेज दो। असलम चला गया। नवाब आया। बैठो नवाब। अली मुस्कुरा कर बोला। यहाँ पर तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा जनाब। यहाँ बढ़िया खाने को मिलता है। ऐसा खाना मैं पहले नहीं खा पाता था। स्मैक भी शुद्ध होती है। एक बार नशा कर लो तो 8-10 घंटों के लिए राहत मिल जाती है। नवाब ने आभार भरे स्वर में कहा। तुमने अपने फॉर्म में लिखा कि तुम्हें अपनी दोनों बहनों के ब्याह की चिंता है, माँ बाप के खर्चे की चिंता है। हाँ जनाब, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी आज से 4 महीने पहले करा दी गई है। अली ने कहा। आप सच कह रहे हैं? नवाब अवाक रह गया। वो दोनों अपने घर में खुश हैं। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि। नवाब, अली मुस्कुराहट भरे स्वर में कह उठा। जो संगठन की पनाह में आ जाता है तो उसके सारे दुख दर्द संगठन के हो जाते हैं। लोग यूं ही हमारे संगठन की पनाह में नहीं आते। हमारे यहाँ युवकों को अपनापन मिलता है। हम हर संभव वो बात करने की चेष्टा करते हैं जो आने वाला युवक चाहता है। बदले में युवक हमारे इशारे पर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। आपने तो मुझे खरीद लिया जनाब। मैं जान तक देने को तैयार हूँ संगठन के लिए। मैं तो यूं ही कह दिया मैंने तो यूं ही कह दिया जान के बारे में। हमारे बच्चे जितनी देर जिंदा रहें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। मैं आपका हर काम करूँगा। तुम सबको दिल्ली भेजा जा रहा है जी। समझ चुके हो कि वहाँ क्या करना है? खूब अच्छी तरह से। नवाब गर्दन हिलाकर कह उठा। मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तुम बताओ कि क्या मैं तुम पर भरोसा करके ठीक कर रहा हूँ? आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। तुम्हें दिल्ली भेजकर पहला मौका दिया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ कर दिखाओगे कि हिंदुस्तानियों को सबक मिले? पक्का करूँगा। नवाब के होठ भिज गए। वो दिल्ली वाला दिन जल्दी आ जाए तब देखना। जज्बा कायम रख रहना चाहिए। वो दिन तो आएगा ही। तुमने वहाँ सबसे बढ़िया काम करना है नवाब। करूँगा। आप देखना, मैं सच में सबसे बढ़िया काम करूँगा। नवाब गुर्रा उठा। जब तुम सरहद पार कर जाओगे तो 3,00,000 तुम्हारे माँ बाप के पास भिजवा दूंगा। ये तो आपकी मेहरबानी होगी। तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे। यूं तो कुछ ही दिन में तुम सब ने वापस लौट आना है, लेकिन मैं तुम्हें महीने भर के लिए स्मैक साथ में दे दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी भर की स्मैक संगठन देगा। इस बात की तुम फिक्र मत करो। समझ में नहीं आता कि मैं संगठन कैसा कैसे चुकता कर सब चुकता हो जाएगा। तुम वो काम करते रहो जो संगठन तुमसे कहे। इतने बढ़िया ढंग से काम करो कि संगठन की निगाहों में आ जाओ। हर मुसीबत के वक्त संगठन तुम्हें ही याद करे। ऐसा कुछ करके दिखाओ। नवाब के चेहरे पर वैशी भावों की झलक मिलने लगी। वो क्या उठा। एक बार दिल्ली में पाँव रख लेने दीजिए, उसके बाद नवाब का काम देखिएगा। वो दिन जल्दी ही आएगा। तुम जाओ और मिर्ज़ा को भेज दो। नवाब गया। कुछ ही देर में मिर्ज़ा आ गया। बैठो मिर्ज़ा। फाइल में लगे फॉर्म पर से नजरें हटाकर अली ने मुस्कुराकर उसे देखा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं जनाब, मिर्ज़ा बैठते हुए कह उठा। तुमने अपने फॉर्म में लिखा है कि तुम चाहते हो तुम्हारे घर वालों को हर रोज़ रोटी मिलती रहे, वे भूखे ना रहें। इसके बदले तुम संगठन का हर काम करोगे।
अली का स्वर शांत था। संगठन ने तुम्हारी ये समस्या दूर कर दी। तुम्हारे पिता और भाइयों को दुकान खुलवा कर दे दी। अब वो मज़े से हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। मिर्ज़ा की आंखों में आंसू चमक उठे। क्या हुआ? हम बहुत गरीब हैं जनाब। मैं अक्सर अपने घर वालों को भूखा सोते देखा करता था। कई बार मुझे भी खाने को नहीं मिलता था। अपने परिवार की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। तब किसी ने संगठन के बारे में बताया और मैं यहाँ आ गया। तो आंखों में आंसू क्यों? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे घर वाले खुश हैं और अब पेट भरकर खाकर सोते हैं। मैं खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू हैं। मिर्ज़ा मुस्कुरा पड़ा। मैंने सोचा है कि तुम्हें लाहौर में दुकान दिलवा दूँ। लाहौर में? हाँ, अगर तुमने दिल्ली में सही काम किया तो लाहौर में तुम्हारी दुकान पक्की। मैं दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करूँगा, ऐसा कि आप देखते रह जाएंगे। मुझे तुमसे यही आशा है। लाहौर में दुकान का मालिक बनना है तो दिल्ली में तुम्हें कुछ करके दिखाना ही होगा। संगठन को खुश करोगे तो संगठन तुम्हें खुश कर देगा। अली मुस्कुरा कर कह उठा। आप देखना, मैं दिल्ली को हिला के रख दूंगा। हिंदुस्तानियों का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। मिर्ज़ा डरता बड़े स्वर में कह उठा। कब जाना चाहोगे दिल्ली? आज ही। मिर्ज़ा के दांत भिसते चले गए। बल्कि अभी रवाना हो जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे? पक्का जनाब। मेरा बस चले तो पाकिस्तान को मैं दुनिया का ताज बना दूँ। पाकिस्तान में मेरी आत्मा बसती है। उसकी मिट्टी की खुशबू से वैसी ही महक आती है जैसी मेरी बदन से आती है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा प्यारा मुल्क। हिंदुस्तान तुम्हारे मुल्क को ख़त्म कर देने का ख्वाब ले रहा है। मैं हिंदुस्तान को ख़त्म कर दूंगा। मिर्ज़ा गुर्रा उठा। जो मेरे देश की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हारे जज्बे की मैं कद्र करता हूँ। मुझे यकीन है कि मिर्ज़ा दिल्ली से नाम कमा कर लौटेगा। तुम्हारी वापसी तक लाहौर में मैं बहुत बढ़िया दुकान तलाश करके रखूँगा। अली ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन यह तभी होगा जब दिल्ली से तुम चमक कर लौटोगे। तुमने साबित कर दिखाना है कि मिर्ज़ा का चुनाव हमने गलती से नहीं किया, बल्कि मिर्ज़ा ही मौत का दूसरा नाम है जिससे हिंदुस्तान कांपता है। ऐसा ही होगा। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। शाबाश। अली जोश भरे स्वर में मुस्कुराया। अब तुम जाकर अदनान को मेरे पास भेज दो। मिर्ज़ा चला गया। अदनान वहाँ पहुँचा। अली खुलकर मुस्कुराया और हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया। अदनान सिर को झटका देकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हारा वो फॉर्म देखा जो तुमने संगठन में भर्ती होने के वक्त भरा था। अदनान की आंखों में सवाल उभरा। तुमने फॉर्म में अपनी इच्छा लिखी, एक पता और एक लड़की नजरीन का नाम। तुम उससे निकाह करना चाहते हो। तुम उससे निकाह कर भी लेते, परंतु तुम्हारे गरीब होने की वजह से उससे निकाह नहीं कर सके। अदनान के चेहरे पर दुख उमड़ा। क्या तुम सच में नजरीन से निकाह करना चाहते हो? जनाब, अब वो वक्त निकल चुका है। अदनान दुखी स्वर में कह उठा। क्यों? जब मैंने अपना घर छोड़ा तब 2 महीने बाद ही किसी और से उसका निकाह होने वाला था। अब तो इस बात को साल भर बीत रहा है। नजरीन शायद माँ बनने वाली हो या अब बन भी गई हो। अली अदनान को देखता रहा। अदनान के चेहरे पर हार के स्पष्ट भाव थे। एकाएक अली मुस्कुराया। हमने उसका निकाह नहीं होने दिया। अदनान चौंक कर कुर्सी से खड़ा हो गया। देखता रहा वो अली को। क्या? क्या कहा आपने? अदनान के होठों से निकला। हमने उसका निकाह नहीं होने दिया। अली ने सरल स्वर में कहा। कैसे? हमने दूल्हे को समझा दिया कि वो नजरीन से निकाह ना करे। उसने नहीं किया। अब नजरीन के घर वाले जहाँ भी उसका रिश्ता करना चाहते हैं, हम उनकी बात नहीं बनने देते। इस बात से वो परेशान हो गए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम नजरीन से निकाह करना चाहते हो। यही लिखा था ना तुमने अपने फॉर्म में? एकाएक अदनान का चेहरा खुशी और रौनक से भर उठा। आप आप मेरा निकाह नजरीन से कराएंगे? अदनान का सर कांप उठा। जो हमारी शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है। हम अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, सबकी इच्छाओं की कद्र करते हैं। तुम नजरीन से निकाह कर रहे हो। अब तो तुम्हें विश्वास आ गया होगा। जनाब, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि मेरा निकाह नजरीन के साथ होगा। आप सच कह रहे हैं ना? यकीनन सच है जो हम कह रहे हैं। कब होगा नजरीन से मेरा निकाह? अली ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? अदनान के चेहरे की खुशी कुछ कम पड़ी। हमने नजरीन का निकाह किसी और से नहीं होने दिया। ऐसे में तुम जब भी उसके सामने जाओगे उसके परिवार वाले भी इस निकाह को इनकार नहीं करेंगे। परंतु ये काम तुम्हारे दिल्ली से लौटने के बाद होगा। ओह, कोई बात नहीं। मुझे इसमें ही तसल्ली है कि नजरीन तुम्हें लेने सरहद पर आएगी। हम लाएंगे उसे। अली मुस्कुराकर बोला। सच? अदनान का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कहर कर पाओगे। नजरीन को ऐसा पति पाकर खुशी होगी जो अपने मुल्क के लिए हिंदुस्तान को सबक सिखा कर लौटा है। नजरीन को पाकिस्तान से बहुत प्यार है। तुम पाकिस्तान के लिए जान हथेली पर लेकर चलोगे तो नजरीन तुम्हारे सामने बिछ जाएगी। ताउम्र वो तुम्हारी सेवा करेगी। हीरो बन के रहोगे तुम उसके। वो शान से सिर उठाकर जनाब, नजरीन शान से सिर उठाकर ही चलेगी पाकिस्तान की सड़कों पर। अदनान एकाएक दांत खिटखिटाकर कह उठा। मैं नजरीन को दिखा दूंगा कि पाकिस्तान का सच्चा बेटा हूँ मैं।
दिल्ली में वो कहर पर पाऊंगे कि नजरीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अदनान इतना बड़ा काम कर सकता है। तो कह दूं मैं नजरीन से? अली शांत गंभीर स्वर में बोला। क्या? कि तो कि जब तुम दिल्ली से लौटो तो सरहद पर ही वो तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी तुम्हें मिले, क्योंकि तुम दिल्ली में ऐसा काम करके लौटोगे कि पूरा पाकिस्तान वाह वाह करेगा। इसका मतलब तुम नजरीन से बात कर चुके हो? हाँ, मैंने बात की। वो तुमसे निकाह करने को तैयार है, परंतु साथ में ये भी कहती है कि अदनान से कह दो कि वो तभी तुमसे निकाह करेगी जब तुम दिल्ली से हिंदुस्तान को सबक सिखाकर लौटोगे। अदनान के दांत भिज गए, चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच उठे। ठीक है जनाब, अदनान वहशी स्वर में कह उठा। मेरी तरफ से नजीर से कह दीजिए जनाब कि मैं हिंदुस्तान को कपाकर ही वापस पाकिस्तान की धरती पर कदम रखूंगा, तभी उससे निकाह करूंगा। एक बात और भी कहती है नजरीन, अली बोला। वो भी बता दीजिए। नजरीन का कहना है कि दिल्ली में हिंदुस्तान को सबक सिखाते सिखाते अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो घबराना मत। ये खबर मिलते ही मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी और जन्नत में मिल जाएंगे। तड़प उठा था ना अदनान। ऐसा कहती है नजरीन? वो तो मैं बहुत प्यार करती है। ये बात तो हम भी नहीं जानते थे। अली गंभीर स्वर में कह उठा। नजरीन की खातर तुमने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि नजरीन तुम पर फख्र करे। नजरीन खुश होगी अगर तुमने दिल्ली में कमाल कर दिखाया। आप देखना जनाब, मैं क्या कर दिखाता हूँ। अदनान का चेहरा आवेश में भभक उठा था। वो शोला लग रहा था। मैं तुम्हारी बातें नजरीन को बता दूंगा, अली ने गंभीर स्वर में कहा। तुम जाओ और बशीर को मेरे पास भेज दो। अदनान चला गया। कुछ ही मिनटों में बशीर वहां पहुंचा। आओ बशीर, कुर्सी पर बैठ जाओ, अली मुस्कुराकर कह उठा। बशीर बैठते हुए बोला। कहिए जनाब। मैं तुम्हारा फॉर्म पढ़ रहा था, जिसे तुमने तब भरा था जब तुम संगठन में भर्ती हुए थे। हाँ, भरा था फॉर्म मैंने, बशीर कह उठा। तुमने फॉर्म में लिखा कि तुम दुनिया में अकेले हो, परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, भाई बहन नहीं। होश संभाला तो खुद को फुटपाथ पर पाया और अपने लिए दूसरों की आंखों से नफरत देखी, हिकारत देखी। तुम्हें लोग बुरे लगते हैं क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते और अब तुम भी उनसे नफरत करते हो। मैंने ठीक ही लिखा है जनाब, बशीर उखड़े स्वर में क्या उठा। लेकिन जब से तुम संगठन में आए हो तब से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? बहुत कुछ बदल गया है जनाब, बताओ। अब लोग मुझे नफ़रत की नज़रों से नहीं देखते, सब इज्जत देते हैं, हंसकर बोलते हैं। मेरे लिए ये नई दुनिया है। इस दुनिया में खुश हो? बहुत। संगठन के लोग तुम्हें माँ बाप भाई बहन का प्यार देते हैं। तुम हमारे अपने हो। जी हाँ, प्यार क्या होता है ये मैंने यहाँ आकर जाना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भविष्य में भी संगठन से तुम्हें इसी तरह का प्यार मिलता रहेगा। क्या तुम शादी करना चाहते हो? मुझसे शादी कौन करेगा? मैं। ये बात तुम हम पर छोड़ दो, अपनी सारी परेशानियां हम पर डाल दो। अब तुम लावारिस नहीं हो, तुम हम में से एक ही हो, और अपने बच्चों की चिंता करना ही हमारा काम है। जब भी चाहो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। दिल्ली से लौटकर बताऊंगा जनाब। जो काम मुझे करने को दिया गया है पहले उसे अच्छी तरह कर दूं। पाकिस्तान से प्यार है तुम्हें? नहीं जनाब, जरा भी नहीं। तो फिर दिल्ली वाला काम क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये काम करने को कहा है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। संगठन के लोगों से मुझे प्यार और अपनापन मिला। मैंने आपसी मेल भाव की वो दुनिया देखी जो पहले कभी नहीं देखी, न महसूस की। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं संगठन का एहसानमंद हूँ। ऐसे में संगठन मुझसे कोई काम कराना चाहता है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के छठे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।